हेलो एवरीवन। इस मॉक टेस्ट 2 में हम लोग 50 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस एमसीक्यूज डिस्कस करेंगे। क्योंकि एग्जाम आपका एकदम नज़दीक है तो कोशिश करेंगे कि कम से कम समय में हम ये 50 क्वेश्चंस कवर कर लें। सो लेट अस स्टार्ट विद क्वेश्चन नंबर 1। क्या कह रहा है क्वेश्चन के अंदर? इफ़ अ बार ऑफ लेंथ 2L मीटर एक्सटेंड्स बाय 2L मिलीमीटर अंडर द लोड W, द स्ट्रेन इज। आपको स्ट्रेन बतानी है और स्ट्रेन आपको पता है क्या होती है? चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ। चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ। और चेंज इन लेंथ कितना दिया हुआ है आपको? 2 स्मॉल l मिलीमीटर। ओरिजिनल लेंथ कितनी दी हुई है आपको? दैट इज़ 2L, 2 कैपिटल L मीटर। अब आप ध्यान दीजिए जरा, ये जो चेंज इन लेंथ मिलीमीटर में है, ओरिजिनल लेंथ मीटर में है, तो आपने क्या करना पड़ेगा? क्योंकि ये रेशियो है तो इसकी जो यूनिट है वो सेम रखनी पड़ेगी आपको। तो आपने क्या करना है? मिलीमीटर को मीटर में कन्वर्ट कर लीजिए। तो आप 1000 से इसको डिवाइड कर दीजिए। 9 अब ये क्या बन गया आपका? मीटर, है ना। रेशियो है तो हमेशा सेम यूनिट यूज करेंगे। तो मीटर से मीटर कैंसिल आउट हो जाएगा, तो स्ट्रेन की इसलिए क्या नहीं होती? कोई यूनिट नहीं होती है। इसको आप सॉल्व कर लीजिए। जब इसको सॉल्व करेंगे तो 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा। 1/1000 यानी कि 0.001 स्मॉल l डिवाइडेड बाय कैपिटल L, है ना। ये स्मॉल l है, ये कैपिटल L है। तो ये आ गया आपका स्ट्रेन, यानी कि ऑप्शन सी जो है दैट इज राइट ऑप्शन। सी इज द राइट ऑप्शन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2। द रेशियो ऑफ मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी टू मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी फॉर मोस्ट ऑफ द मटेरियल्स। देखो ये रिलेशन आपको याद होना चाहिए। कैपिटल E इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ G 1 प्लस म्यू। ये डायरेक्ट रिलेशन भी आपको क्वेश्चन के फॉर्म में पूछ सकता है। तो यहाँ से क्या पूछ रहा है आपसे? मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी और मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी, मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी और मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी का रेशियो पूछ रहा है। यानी कि कैपिटल G अपॉन E की वैल्यू आपसे पूछ रहा है। तो इस इक्वेशन से कैपिटल G अपॉन कैपिटल E कितना लिख सकते हो आप? दैट इज 1/2 इंटू 1 प्लस म्यू, है ना। और यहाँ पर आप सभी जानते हैं जो म्यू की वैल्यू होती है दैट इज ऑलवेज लेस देन 0.5। मैं पहली प्रीवियस वीडियो में आपको बताया था। तो म्यू जो होता है हमेशा 0.5 से कम होता है, ठीक है। और 0 से ज़्यादा होता है, हमेशा 0 से ज़्यादा होता है। तो ये जो इसकी वैल्यू होगी हमेशा क्या रहेगी? 1 से ज़्यादा रहेगी, है ना। क्या रहेगी? हमेशा 1 से ज़्यादा रहेगी। क्योंकि ये एक्चुअली आप मान लीजिए इसकी वैल्यू, मान लीजिए 0 आपने 2 ले ली फॉर एग्जाम्पल, तो 2 इंटू 1 प्लस 0.2 और ऊपर कितना है? 1 है। तो ये हमेशा क्या आएगा? 0.5 से वैल्यू कम आएगी। हमेशा इसकी वैल्यू कितनी आएगी? 0.5 से कम आएगी। यानी कि जो ऑप्शन सी है वो करेक्ट ऑप्शन होगा। G और E यानी कि शेयर मॉडुलस और यंग्स मॉडुलस का जो रेशियो है दैट इज ऑलवेज लेस देन 0.5। ऑप्शन सी जो है वो क्या होगा? आपका करेक्ट ऑप्शन होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3। फॉर पॉइजन रेशियो 0.4 फॉर अ मटेरियल, द रेशियो ऑफ मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी टू शेयर मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। क्या पूछ रहा है इस बार आपसे? रेशियो पूछ रहा है मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, यानी कैपिटल E और कैपिटल G का रेशियो पूछ रहा है आपसे, क्या होगा इसकी वैल्यू? तो अगेन वही रिलेशन आपको पता होना चाहिए। कैपिटल E इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ G 1 प्लस म्यू। तो कैपिटल E अपॉन कैपिटल G कितना हो गया? 2 इंटू 1 प्लस म्यू। और म्यू की वैल्यू कितनी दे रखी है आपको? दैट इज 0.4। तो यहाँ पर वैल्यू रख दी 0.4। इसको सॉल्व कर लीजिए तो 2 इंटू 1.4, और इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो यहाँ से आ जाएगा, आपको इस तरह से सॉल्व कर लीजिए। ये आ जाएगा 10, दिस इज 5, यानी कि 14/5। ऑप्शन ए जो है वो आपका क्या हो जाएगा? राइट ऑप्शन हो जाएगा। तो फिर से आपको क्या करना है? बस ये रिलेशन याद रखना है। इसी रिलेशन से कई बार आपको E अपॉन G पूछ लेगा, कई बार आपसे G अपॉन E पूछ लेगा, है ना। कुछ भी आपसे पूछे, या ऐसा हो सकता है न्यूमेरिकल में आपको E की वैल्यू दे दे, G की वैल्यू दे दे, तो म्यू की वैल्यू पूछ लेगा। 3 पैरामीटर हैं, 3 पैरामीटर्स में कोई भी 2 पैरामीटर आपको देगा और तीसरा पैरामीटर पूछ लेगा अगर ये न्यूमेरिकल यहाँ से बनता है तो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। ये मैच ऑफ द फॉलोइंग का क्वेश्चन है। पहले वाले कॉलम में आपको दिया हुआ है बेंडिंग मोमेंट, दूसरे वाले कॉलम में दिया हुआ आपको लोड, है ना। तो बेंडिंग मोमेंट डायग्राम इसको अभी याद कर लीजिए। हालांकि मेरा डिटेल में 3 घंटे का लेक्चर पड़ा हुआ है ऑलरेडी SFD एंड BMD का, लेकिन उतना टाइम आपके पास नहीं है। बताता हूँ आपको कैसे। देखो अगर मान लीजिए जब बेंडिंग मोमेंट डायग्राम में हॉरिजॉन्टल लाइन बनती है तो लोडिंग डायग्राम में क्या होता है? उस समय लोड नहीं होता है। मतलब जब कोई लोड नहीं होगा, जब लोडिंग डायग्राम में कोई लोड नहीं होगा, किसी बीम पर कोई लोड नहीं होगा, तो उस समय बेंडिंग मोमेंट डायग्राम में क्या बनेगी? एक हॉरिजॉन्टल लाइन बनेगी। अगर पॉइंट लोड है, अगर बेंडिंग लोडिंग डायग्राम में पॉइंट लोड है तो उस समय क्या बनेगा? यहाँ पर लीनियर कर्व आएगा, लीनियर लॉ फॉलो होगा। अगर मान लीजिए यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड है तो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड में क्या आएगा? एक पैराबोलिक बनेगा, एक पैराबोलिक नेचर होगा, पैराबोलिक वेरिएशन होगा बेंडिंग मोमेंट डायग्राम में। अगर यूनिफॉर्मली वेरिंग लोड है, UVL है, तो उस केस में क्यूबिक लॉ फॉलो होगा। मतलब क्या हुआ? तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जो A है, A में क्या आएगा? A में आएगा 3, A में 3 आएगा, और पैराबोलिक इसमें आएगा 1, है ना। B में आ जाएगा 1, और C में क्या आ जाएगा? C में आ जाएगा 4, और D में क्या आ जाएगा आपका? D में आएगा यहाँ से 2। तो 3 1 4 2, 3 1 4 2 किस में है? ऑप्शन ए जो है वो क्या है? आपका करेक्ट ऑप्शन है, ये मैच कर रहा है, ठीक है। दूसरा, अगर SFD, ये तो हो गया बेंडिंग मोमेंट। अगर शेयर फोर्स की हम बात करें तो शेयर फोर्स का एक ऑर्डर कम होता है। मैं हिंट दे देता हूँ आपको। देखो जहाँ पर लीनियर वेरिएशन आ रहा होगा बेंडिंग मोमेंट डायग्राम में, तो SFD में क्या आ जाएगी? वहाँ पर हॉरिजॉन्टल लाइन आ जाएगी। अगर यहाँ पर बेंडिंग मोमेंट डायग्राम में पैराबोलिक नेचर है तो वहाँ पर लीनियर हो जाएगा, और यहाँ पर अगर क्यूबिक है तो वहाँ पर SFD में क्या हो जाएगा?
पैराबोलिक हो जाएगा। यहाँ पर देख लीजिए, अगर ये बेंडिंग मोमेंट डायग्राम है और ये शियर फोर्स डायग्राम है, अगर ये कितना है एक्स की पावर 3 है तो ये एक्स की पावर 2 वेरिएशन होगा, अगर ये क्यूबिक है तो ये पैराबोलिक होगा, अगर ये एक्स स्क्वायर है तो ये एक्स की पावर 1 होगा, यानी कि ये अगर पैराबोलिक है तो ये क्या हो जाएगा, लीनियर हो जाएगा। अगर यहाँ पर एक्स की पावर 1 है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, एक्स की पावर 0, यानी कि यहाँ पर लीनियर वेरिएशन होगा तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, हॉरिजॉन्टल लाइन हो जाएगी। तो एक ऑर्डर ज़्यादा होता है बेंडिंग मोमेंट डायग्राम का एज कम्पेयर टू शियर फोर्स डायग्राम। शियर फोर्स डायग्राम से एक ऑर्डर ज़्यादा होता है बेंडिंग मोमेंट डायग्राम में। चलिए, तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट है। नेक्स्ट है क्वेश्चन आपका, क्वेश्चन नंबर 5, मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट इन अ कैंटिलीवर कैरिंग अ पॉइंट लोड एट इट्स फ्री एंड। देखो, ये है हमारी कैंटिलीवर बीम, दिस इज़ अ कैंटिलीवर बीम। कैंटिलीवर बीम क्या था, जिसका एक एंड फिक्स्ड होता है और दूसरा एंड फ्री होता है, और यहाँ पर फ्री एंड पर एक लोड लगा हुआ है, कितना, मान लीजिए डब्ल्यू लोड लगा हुआ है या पी लोड लगा हुआ है। आपसे ये पूछ रहा है कि मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट कहाँ पर होगा। मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट फ्री एंड पर होगा, फ्री एंड पर होगा, या फिक्स्ड एंड पर होगा, या फिर मिड में होगा। तो इसका आंसर क्या होगा, हमेशा फिक्स्ड एंड। ध्यान रखना, हमेशा कैंटिलीवर बीम है, कैंटिलीवर बीम में हमेशा फिक्स्ड एंड पर बेंडिंग मोमेंट मैक्सिमम होता है। अगर आप इसका बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बनाना चाहते हैं तो कुछ इस तरह का डायग्राम बनेगा। इसका एक ट्रायंगल है ना, अगर आप देखना चाहते हैं इसको तो ये कुछ इस तरह से डायग्राम बनेगा इसका। तो यहाँ पर बेंडिंग मोमेंट कितना है, 0, और यहाँ पर देखेंगे बेंडिंग मोमेंट कितना है, मैक्सिमम है। ठीक है, चलिए, तो ऑप्शन सी जो है इसका करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6, मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट इन अ कैंटिलीवर कैरिंग अ यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड। अगेन कैंटिलीवर का क्वेश्चन है, दिस इज योर कैंटिलीवर बीम, और इस पर कौन सा लोड लगा हुआ है, यूडीएल, यानी कि यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड। कौन सा लोड लगा हुआ है, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड, इस तरह से हम दिखा सकते हैं। और इसकी जो इंटेंसिटी है मान लीजिए कितनी है, W न्यूटन पर मीटर, और इसकी लेंथ मान लीजिए कितनी है, L की फॉर्म में दिया हुआ है, लेंथ इसकी दे रखी है L। क्या पूछ रहा है आपसे, मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है आपसे, मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट पूछ रहा है। अभी मैंने आपको बताया था जो कैंटिलीवर बीम होती है फिक्स्ड एंड पर बेंडिंग मोमेंट मैक्सिमम होता है। तो ये जो है इसका, ये फिक्स्ड एंड है, फिक्स्ड एंड पर हम क्या करेंगे, फिक्स्ड एंड पर हम निकालेंगे मोमेंट, क्योंकि यहाँ पर मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट होता है। आप सभी जानते हैं यूडीएल को अगर हम पॉइंट लोड में कन्वर्ट करें तो इसका एरिया निकाल लेते हैं। तो एरिया कितना, हाइट इंटू बेस, हाइट कितनी है W, लेंथ कितनी है L। तो W इंटू L क्या हो जाएगा इसका, W इंटू L क्या हो गया यहाँ पे, इसका टोटल लोड हो गया। और ये एक्ट करेगा इधर से भी L/2 और इधर से भी L/2, है ना, मिड में एक्ट करता है हमेशा ना। वन शॉट वीडियो में मैंने बहुत डिटेल में बताया था आपको कि जो यूडीएल होता है, यूडीएल को अगर पॉइंट लोड में कन्वर्ट करेंगे तो उसका एरिया निकाल लेते हैं, हाइट इंटू बेस। तो W इंटू L हो गया, इसका पॉइंट लोड में कन्वर्ट हो गया। ये L/2 पे क्या करेगा, लोकेट कर दिया हमने। अब देखो यहाँ पर जो WL है, इस पर हम मोमेंट लेना चाहते हैं, कौन से, फिक्स्ड एंड पर, है ना। मान लीजिए ये पॉइंट A है, तो पॉइंट A पर मैं मोमेंट लिखूंगा तो एक ही और लोड है यहाँ पर WL, तो W इंटू L, मोमेंट क्या होता है, लोड इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो W इंटू L का लाइन ऑफ एक्शन ये हो गया, और यहाँ पर मोमेंट जहाँ पर हम निकाल रहे हैं ये डिस्टेंस कितनी है आपकी, L/2, तो WL इंटू L/2, तो कितना हो गया फिक्स्ड एंड पर मोमेंट, दैट इज WL²/2। यानी कि जो ऑप्शन आपका D है ये करेक्ट आंसर होगा आपका, WL²/2, है ना। मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट पूछ रहा था कैंटिलीवर बीम में, तो कैंटिलीवर बीम में मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट होता है फिक्स्ड एंड पर। तो फिक्स्ड एंड पर क्या करा आपने, मोमेंट निकाल लिया, वही आपका क्या होगा, मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट होगा। कितना आ रहा है, WL²/2, WL²/2, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7, मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट इन अ सिंपल सपोर्टेड बीम कैरिंग अ पॉइंट लोड। देखो पॉइंट लोड लगा हुआ है यहाँ पे, दिस इज योर सिंपल सपोर्टेड बीम। सिंपल सपोर्टेड बीम में क्या होता है, दोनों एंड पर सपोर्ट्स लगी होती है सिंपल। एक तरफ मान लीजिए सिंपल हिंज सपोर्ट लगी है, दूसरी तरफ रोलर सपोर्ट लगी हुई है। तो मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट आपको यहाँ पे निकालना है। जब मिड में क्या लगा हुआ है, लोड लगा हुआ है, कितना लोड लगा हुआ है, W लोड लगा हुआ है। टोटल डिस्टेंस कितनी दे रखी है इसकी, तो टोटल डिस्टेंस इज L। तो ये जो मिड में लोड लगा हुआ है इसकी जो लेंथ हो जाएगी ये हो जाएगी L/2, ये भी कितनी हो जाएगी, L/2। आप मुझे बताइए जरा, मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था, लास्ट प्रीवियस वीडियो में बताया था कि जो सिंपल सपोर्ट होती है वहाँ पर बेंडिंग मोमेंट कितना होता है, हमेशा 0 होता है। बेंडिंग मोमेंट कितना होता है, हमेशा 0 होता है। इसका अगर आप बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बनाना चाहेंगे तो भाई ये भी सिंपल सपोर्ट है, ये भी सिंपल सपोर्ट है, तो बेंडिंग मोमेंट यहाँ भी 0 होगा और यहाँ भी 0 होगा, है ना। तो यहाँ पर होगा आपका बेंडिंग मोमेंट मिड में मैक्सिमम, कितना होगा, मिड में होगा मैक्सिमम। अब ये वाला जो बेंडिंग मोमेंट है ना, ये वाला जो बेंडिंग मोमेंट है इसकी वैल्यू आपको निकालनी होगी, क्योंकि मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट पूछ रहा है आप में क्वेश्चन के अंदर, है ना। मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट कहाँ पर होगा, मिड में होगा, है ना। मान लीजिए ये पॉइंट A है, ये पॉइंट B है और ये पॉइंट है C। पॉइंट B पर आपको क्या निकालना है, बेंडिंग मोमेंट निकालना है। वहाँ पर क्या होगा, क्योंकि यहाँ पर है मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट। अब आप मुझे बताओ जरा, रिएक्शन अगर निकालेंगे, क्योंकि ये जो W है ये मिड में लगा हुआ है, तो ये यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, यानी कि इधर ये रिएक्शन में कितनी आ जाएगी, W/2, और ये भी कितनी आ जाएगी, W/2। लेफ्ट से कर लीजिए सॉल्व या राइट सॉल्व कर लीजिए। मैंने आपको बोला था पहले कि इस जो मॉक टेस्ट 2 है इसका जो लेवल है थोड़ा सा मॉक टेस्ट 1 से थोड़ा सा अच्छा लेवल है ना, क्योंकि कई बार क्या हो रहा है, जो क्वेश्चन का लेवल है वो ठीक ठीक भी आ जा रहा है। तो पॉइंट B पर जरा मोमेंट निकाल लीजिए। मैं लेफ्ट से अगर कैलकुलेट करूँ तो लेफ्ट की तरफ एक कितना लोड, W/2, तो W/2, और ये जो W/2 है इसका लाइन ऑफ एक्शन ये हो गया, और हम कहाँ पर निकाल रहे हैं मोमेंट, B पर। तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक कितनी लेंथ है ये, दिस इज L/2, तो L/2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। भाई मोमेंट क्या होता है, लोड इंटू फोर्स इंटू व्हाट, डिस्टेंस। तो W/2 इंटू L/2 कितना हो गया ये, WL/4। तो यहाँ पर आ जाएगा मिड में, मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट आएगा मिड में, है ना। अगर क्योंकि ये सिंपल सपोर्टेड बीम है और मिड में लोड लगा हुआ है W,
तो पहले रिएक्शन आ गई हमारी बराबर बराबर W/2 लेफ्ट से सॉल्व कर लीजिए, राइट से बराबर ही आंसर आएगा आपका। तो यहाँ से W/2 इंटू L/2 कर दिया तो हमारे पास आ गया इसकी वैल्यू WL/4। थोड़ा सा मैं डायरेक्ट चल रहा हूँ अभी, है ना, बहुत डिटेल में जाऊँगा, इसको पूरा डिटेल में अगर समझाऊंगा तो थोड़ा सा इट विल टेक टाइम, है ना। मैं नहीं चाहता आपका जो है एग्जाम से जस्ट पहले आपका टाइम कंज्यूम करूँ। तो ऑप्शन कौन सा ठीक है यहाँ पे, विच ऑप्शन इज करेक्ट, ऑप्शन बी इज द राइट ऑप्शन। देखो WL/4 तो होगा, लेकिन ऑप्शन बी और ऑप्शन सी दोनों में WL/4 है, लेकिन कहाँ पर होगा, मिड स्पैन पर होगा, है ना, बीच में होगा। जो पॉइंट बी मैंने लिखा है यहाँ पर, पॉइंट बी यानी कि मिडिल में, सिंपल सपोर्टेड के मिडिल में क्या होगा, मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट होगा, कितना होगा, WL/4 होगा। सपोर्ट पे तो जीरो होगा, है ना। लास्ट वीडियो में क्वेश्चन आया था कि सपोर्ट पे कितना मोमेंट होता है, सिंपल सपोर्ट पे तो जीरो होता है। देखो यहाँ पर जीरो है, यहाँ पर भी जीरो है। चलो नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8, इन विच ऑफ द फॉलोइंग बीम्स द सपोर्ट्स आर नॉट सूटेड एट द एंड्स। देखो अभी मैंने आपको बताया था सिंपल सपोर्टेड बीम, सिंपल सपोर्टेड बीम में क्या होता है, दो सपोर्ट्स होती हैं और दोनों क्या होती हैं, एंड पर होती हैं। लेकिन इसमें क्या होता है, जब सपोर्ट्स के बाहर बियॉन्ड दी सपोर्ट्स चली जाती है, बीम एक्सटेंड हो जाती है, तो क्या बोलते हैं उसको, ओवरहैंगिंग बीम कहते हैं। तो आंसर क्या हो गया यहाँ पर, ओवरहैंगिंग बीम, क्योंकि ये कह रहा है इन विच ऑफ द फॉलोइंग बीम सपोर्ट्स आर नॉट सूटेड एट द एंड। जब एंड पर सपोर्ट्स नहीं होती हैं तो क्या बोलते हैं उसको, ओवरहैंगिंग बीम बोलते हैं। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 9, इन अ कैंटिलीवर बीम ऑफ लेंथ L कैरिंग अ लोड हुज इंटेंसिटी वेरीज यूनिफॉर्मली फ्रॉम 0 एट इट्स फ्री एंड एंड W पर यूनिट रन एट द फिक्स्ड एंड द मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट। देखो जरा अच्छा क्वेश्चन है, दिस इज योर कैंटिलीवर बीम, दिस इज योर कैंटिलीवर बीम, ठीक है। अब लेकिन यहाँ पर जो लोड लगा हुआ है, कौन सा लोड लगा हुआ है, यूवीएल लगा हुआ है। यूवीएल मतलब इस एंड पर, फ्री एंड पर जीरो इंटेंसिटी है और यहाँ पर इसकी इंटेंसिटी है मैक्सिमम, और वो दे रखी है आपको, कितनी दे रखी है, W, यानी कि ये वाली जो हाइट है वो कितनी दे रखी है आपको, W, देखो लिखा हुआ है W, तो ये हाइट कितनी हो गई, W, और यहाँ पर कितना है, 0, ठीक है। और ये लेंथ कितनी है, L इज द लेंथ, राइट, L इज द लेंथ। अब देखो जरा क्या कह रहा है आपसे, फिक्स्ड एंड पर क्या निकालना है आपको, बेंडिंग मोमेंट निकालना है। यहाँ पर ये फिक्स्ड एंड मान लीजिए A है और फ्री एंड कितना हो गया, B हो गया। A पर मोमेंट निकालना है। एक बात बताओ, जैसे हम यूडीएल को पॉइंट लोड में कन्वर्ट करते हैं, एरिया निकालते हैं रेक्टेंगल का, तो यहाँ पर जो प्लेन फिगर बन रहा है वो ट्रायंगल बन रहा है, तो इसका पहले एरिया निकाल लीजिए। हाइट कितनी है, W, एरिया कितना आ जाएगा बताना जरा, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, बेस कितना है L और हाइट कितनी है इसकी W, तो ये हो गया हाफ WL, हाफ WL क्या हो गया, टोटल लोड हो गया। अब आप मुझे बताओ, रेक्टेंगल में तो क्या होता है, मिड में उसका सेंट्रॉइड होता है, तो मिड में एक्ट कर गया था, है ना। लेकिन ये है ट्रायंगल, इसका जो सेंट्रॉइड होता है, इसका सेंट्रॉइड इधर से फिक्स्ड एंड से तो होगा L/3 पे, है ना, और इधर से डिस्टेंस कितनी होगी, 2L/3, यानी इस वाले एंड से जहाँ पर इंटेंसिटी जीरो होती है, वहाँ से सेंट्रॉइड होता है 2/3 डिस्टेंस पर, और जहाँ पर मैक्सिमम हाइट होती है वहाँ से 1/3 डिस्टेंस पर। तो ये हाफ इंटू W इंटू L है, ये कहाँ पर एक्ट करेगा, वो एक्ट करेगा सेंट्रॉइड पे, यानी कि यहाँ पर एक्ट करेगा। और ये डिस्टेंस कितनी है, L/3, ये डिस्टेंस कितनी है, L/3, और ये डिस्टेंस कितनी होगी, इधर की तरफ कितनी बच गई, 12/3। अब आपको तो मोमेंट निकालना है B पॉइंट पर, तो B पॉइंट पर मोमेंट कितना आ जाएगा, लोड, और लोड कितना है बताना जरा, यहाँ पर लोड कितना लगा हुआ है, यहाँ पर लोड कितना लगा हुआ है, हाफ इंटू W इंटू L। तो मोमेंट निकालने के लिए पहले लिखा हमने लोड हाफ इंटू W इंटू L। अब कहाँ पर निकाल रहे हो मोमेंट, A पॉइंट पर निकाल रहे हैं, है ना, दिस इज नॉट B, फिक्स्ड एंड पर निकालना है ना, फिक्स्ड एंड पर निकालना है जो पॉइंट A है। तो कितने से डिस्टेंस मल्टीप्लाई करें, ये हो गया लोड, और डिस्टेंस कितनी हो गई, L/3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो कितना हो गया, WL²/6, WL²/6 आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। क्या पूछ रहा था आपसे, मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट पूछ रहा था, तो मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट कहाँ पर आएगा, फिक्स्ड एंड पर आएगा, है ना। तो फिक्स्ड एंड पर आपने क्या करा, मोमेंट निकाल लिया, लोड कितना आ गया था, एरिया कितना आ गया था, हाफ इंटू W इंटू L, ठीक है जी, L/3 से मल्टीप्लाई कर दी, WL²/6, यानी कि ऑप्शन सी क्या हो गया आपका, राइट आंसर आ गया। ऑप्शन सी जो है वो राइट ऑप्शन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, विच वन इज करेक्ट रिलेशन फॉर चेंज इन लेंथ। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका PL/A इंटू E। देखो ये कोई, मान लीजिए कोई ये बार है, कोई रॉड है, और इसकी लेंथ कितनी है, L है। बिफोर एप्लीकेशन ऑफ लोड, जैसे इसके ऊपर आपने लोड अप्लाई किया P, तो क्या होगा, इसकी लेंथ बढ़ जाएगी, है ना, ये इलोंगेट हो जाएगी। अगर पुलिंग फोर्स लगाओगे, टेंसाइल फोर्स लगाओगे तो इसकी लेंथ बढ़ जाएगी, एक्सटेंड हो जाएगी, और पुशिंग फोर्स लगाओगे इस पर, यानी कि कंप्रेसिव फोर्स लगाओगे तो लेंथ इसकी कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगी। तो ये हो गया आपका L प्लस डेल्टा L। तो यहाँ पर जो डेल्टा L है दैट इज दी चेंज इन लेंथ, ये जो डेल्टा L है ये चेंज इन लेंथ है, और ये चेंज इन लेंथ की वैल्यू आपको बतानी है। तो ये चेंज इन लेंथ जो है, ये एक्सप्रेशन आया था इसका PL/A इंटू E। अगर इसकी लेंथ कितनी है L, मैंने यहाँ पर स्मॉल L लिख दिया है, तो यहाँ पर कैपिटल L लिखा हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है। A यहाँ पर क्रॉस सेक्शनल एरिया है, और E जो है दैट इज दी मटेरियल, E जो है मटेरियल का यंग्स मॉडुलस है, E इज द यंग्स मॉडुलस ऑफ मटेरियल, P यहाँ पर अप्लाइड लोड है, और A जो है वो क्रॉस सेक्शनल एरिया है इस रॉड का, इस बार का। चलिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर आपका 11। क्वेश्चन नंबर 11 में ये कह रहा है द टोटल इलोंगेशन प्रोड्यूस्ड इन अ बार ड्यू टू इट सेल्फ वेट। मान लो कि ये क्या है, ये कोई एक बार है,
इट इज़ अ बार, और यहाँ पर हमने इसको फिक्स कर दिया, और इसका वेट कितना है, डब्ल्यू है, इसका जो सेल्फ वेट है वो कितना है, डब्ल्यू है। तो जब डब्ल्यू ये इसका सेल्फ वेट नीचे की तरफ लगेगा, आप सभी जानते हैं जो वेट होता है वो डाउनवर्ड एक्ट करता है, तो इसकी वजह से जो इलोंगेट होगी ये, भाई सेल्फ वेट की वजह से तो इलोंगेट हो सकती है इस तरह से, तो ये कितना इलोंगेशन इसके अंदर आएगा, है ना, ये डेल्टा कितना आएगा, तो ये डेल्टा आएगा दैट इज डब्ल्यू एल अपॉन ए इंटू ई। ई क्या है इसका, यंग्स मॉडुलस है इस मटेरियल का, जिस भी मटेरियल की रॉड है, ए इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया है, ए इसका क्या है, क्रॉस सेक्शनल एरिया है, और एल क्या है, इसकी लेंथ है। तो उस केस में जो इसका इलोंगेशन होगा वो कितना होगा, डब्ल्यू एल अपॉन ए इंटू ई, यानी कि जो ऑप्शन डी है, डी इज द राइट ऑप्शन, डेली इज द राइट ऑप्शन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 12, विच ऑफ द फॉलोइंग इज स्टैटिकली इनडिटर्मिनेट बीम, इनमें से कौन सी स्टैटिकली इनडिटर्मिनेट बीम है, तो आंसर हो जाएगा आपका कॉन्टिन्यूस बीम। जो कॉन्टिन्यूस बीम है वो स्टैटिकली इनडिटर्मिनेट बीम है। क्या होता है डिटर्मिनेट और इनडिटर्मिनेट, इनडिटर्मिनेट बीम वो होती है जिसको हम सॉल्व नहीं कर सकते, रिएक्शन फाइंड आउट नहीं कर सकते हैं। एक होता है आपका डिटर्मिनेट बीम, डिटर्मिनेट बीम वो होती है जिनको हम सॉल्व कर सकते हैं, रिएक्शंस को फाइंड आउट कर सकते हैं। तो कुछ डिटर्मिनेट बीम होती हैं, कुछ इनडिटर्मिनेट बीम होती हैं, आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये है स्टैटिकली डिटर्मिनेट बीम, जैसे सिंपल सपोर्टेड बीम, ओवरहैंगिंग बीम और कैंटिलीवर बीम, ये स्टैटिकली डिटर्मिनेट बीम आती हैं। इनडिटर्मिनेट में कौन से आएंगी, फिक्स्ड बीम आएगी, प्रोब, कैंटिलीवर और कॉन्टिन्यूस बीम। तो आपसे कॉन्टिन्यूस बीम जो है पूछा गया यहाँ पे, इससे पूछा था कि जो इनडिटर्मिनेट बीम है वो कौन सी है, कॉन्टिन्यूस बीम जो है वो यहाँ पर इनडिटर्मिनेट बीम का एग्जांपल है। चलिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 13, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल डिपेंड्स अपॉन इट्स, जो मटेरियल है, मटेरियल की जो स्ट्रेंथ होती है वो डिपेंड करती है टाइप ऑफ लोडिंग पर, है ना, किस टाइप का लोड लगा हुआ है उस पर्टिकुलर मटेरियल पर, उस पर डिपेंड करती है स्ट्रेंथ। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 14, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल इज अ फिक्स्ड क्वांटिटी, देखो किसी भी मेटल की एक स्ट्रेंथ फिक्स्ड होती है, माइल्ड स्टील है तो माइल्ड स्टील की जो टेंसाइल स्ट्रेंथ है, कंप्रेसिव स्ट्रेंथ है या शियर स्ट्रेंथ है, वो एक फिक्स्ड वैल्यू होती है। हर मेटल की अलग अलग स्ट्रेंथ हो सकती है, लेकिन जिस मेटल की जो स्ट्रेंथ है वो क्या है, फिक्स है ना, कैपेसिटी होती है कि, तो ये क्या हो जाएगी, फिक्स्ड क्वांटिटी। स्ट्रेंथ हमेशा क्या होती है, फिक्स्ड होती है, लेकिन जो स्ट्रेस होती है, स्ट्रेस जो है वेरी कर सकती है, जैसे जैसे लोड अप्लाई करते हैं, लोड इंक्रीज डिक्रीज होगा, तो उसी हिसाब से जो स्ट्रेस है मेटल के अंदर सेटअप होती रहेगी, तो ये वेरी करती है। और ये स्ट्रेस जो है एक प्रॉपर्टी नहीं होती है, जबकि स्ट्रेंथ जो है एक प्रॉपर्टी होती है किसी मटेरियल की। चलो तो ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट हो गया। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 15, द आरपीएम ऑफ ए 4 स्ट्रोक इंजन इज 4000, 4 स्ट्रोक इंजन की बात हो रही है और उसके जो आरपीएम है वो कितने हैं, 4000 है। आरपीएम मतलब रिवॉल्यूशन पर मिनट, ठीक है। हाउ मेनी पावर साइकिल्स विल बी कंप्लीटेड इन 1 सेकंड, देखो 1 सेकंड में कितने साइकिल्स कंप्लीट होंगे, अच्छा क्वेश्चन है, समझना ध्यान से। यहाँ पर आपको दिया 4000 आरपीएम, आरपीएम का मतलब है यहाँ पर, आरपीएम का मतलब है यहाँ पर क्या, रिवॉल्यूशन पर मिनट, लेकिन ये पूछ रहा है पर सेकंड, तो पर सेकंड को हम क्या करें, 60 से डिवाइड कर देंगे तो क्या मिल जाएगा हमको, पर सेकंड मिल जाएगा, बोलो यस और नो। इसको आप 60 से डिवाइड कर दीजिए, जब आप 60 से इसको डिवाइड करेंगे, तो मैं कैलकुलेटर से डिवाइड करता हूँ इसको 60 से, तो ये आ गया मेरे पास 4000 डिवाइडेड बाय 60, तो ये आ गया इक्वल टू 66.67 पर सेकंड, रिवॉल्यूशन पर सेकंड, रिवॉल्यूशन पर सेकंड, यानी कि 1 सेकंड में कितने रिवॉल्यूशन हो गए, 66.67, जबकि 1 मिनट में कितने रखे थे, 4000, तो 1 सेकंड में निकाल लिया हमने। अब आप मुझे एक बात बताओ जरा, ये है 4 स्ट्रोक इंजन, कौन सा इंजन है, 4 स्ट्रोक इंजन। तो 4 स्ट्रोक इंजन का मतलब क्या होता है, 4 स्ट्रोक इंजन का मतलब होता है कि जब एक साइकिल कंप्लीट होती है 2 रिवॉल्यूशन में, जब क्रैंक शाफ्ट या क्रैंक रोटेट करती है पूरे 2 रिवॉल्यूशन कंप्लीट कर लेती है, कितने रिवॉल्यूशन, 2 रिवॉल्यूशन कंप्लीट कर लेती है, तो एक 4 स्ट्रोक साइकिल कंप्लीट हो जाती है। तो यहाँ पर आपको जो रिवॉल्यूशन दिए हुए हैं पर सेकंड दिए हुए हैं, अब 2 रिवॉल्यूशन क्या हो रही है एक साइकिल, तो इसका मतलब आप 2 से और डिवाइड कर दीजिए इसको, ये जो आपकी वैल्यू आई थी रिवॉल्यूशन पर सेकंड, इसको आप डिवाइड कर दीजिए 2 से, तो ये आ जाएगा आपका, मैं कैलकुलेट कर लेता हूँ इसको, 66.67 डिवाइडेड बाई 2, यार आपका 33 है ना, अप्रॉक्सीमेट 33 साइकिल्स है ना, साइकिल्स। एक देखिए 2 रिवॉल्यूशन में क्या होती है, एक साइकिल होती है, 2 रिवॉल्यूशन में एक साइकिल होती है, 2 से डिवाइड कर दीजिए इसको रिवॉल्यूशन को, तो साइकिल्स आ जाएंगे आपकी 33 साइकिल्स पर सेकंड, तो 1 सेकंड में कितनी साइकिल कंप्लीट हो जाएंगी, 33। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। चलो नेक्स्ट वाला क्वेश्चन जरा समझो, द आरपीएम ऑफ ए 2 स्ट्रोक इंजन, इस बार जो है 4 स्ट्रोक की जगह 2 स्ट्रोक दिया हुआ है, कितना आरपीएम दिया हुआ, 2500, पूछ रहा है हाउ मेनी पावर साइकिल्स विल बी कंप्लीटेड इन 1 सेकंड, वही क्वेश्चन है, बस सिर्फ क्या पूछ रहा है आपसे, इस बार 2 स्ट्रोक आपको दिया हुआ है, तो 2500 रिवॉल्यूशन पर मिनट, इसको आप क्या करेंगे, 60 से डिवाइड कर देंगे, 2500 को मैंने 60 से डिवाइड कर दिया, तो ये आ गया 44 के अप्रॉक्स, 42 के अप्रॉक्स आ रहा है, यानी कि रिवॉल्यूशन पर सेकंड आ गया है। 1 सेकंड में कितने रिवॉल्यूशन, 42। आप सभी जानते हैं भाई 2 स्ट्रोक इंजन में एक रिवॉल्यूशन में क्या हो जाती है, एक साइकिल कंप्लीट हो जाती है, एक साइकिल कंप्लीट हो जाती है, तो इसका मतलब ये हो जाएगा एक रिवॉल्यूशन एक साइकिल, तो 42 रिवॉल्यूशन 42 साइकिल्स, तो 42 साइकिल्स पर सेकंड, यानी कि ऑप्शन सी जो है वो क्या हो जाएगा आपका, करेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर एक रिवॉल्यूशन एक साइकिल, क्योंकि 2 स्ट्रोक इंजन में एक रिवॉल्यूशन में एक साइकिल कंप्लीट हो जाती है, जबकि यहाँ पर क्या था कि 2 रिवॉल्यूशन में, 4 स्ट्रोक इंजन में क्या होता है, 2 रिवॉल्यूशन में एक साइकिल कंप्लीट होती है, इसलिए जो हमारे रिवॉल्यूशन पर सेकंड आए थे 2 से डिवाइड कर दिया हमने, तो हमको क्या मिल गई, साइकिल्स मिल गई थी। चलो नेक्स्ट है क्वेश्चन आपका 17, पॉइज इज द यूनिट ऑफ, पॉइज किसकी यूनिट है, विस्कोसिटी की है ना, 1 शॉर्ट वीडियो में बहुत अच्छे से बताया था ये, तो पॉइज इज द यूनिट ऑफ विस्कोसिटी, ऑप्शन सी
सी जो है वो करेक्ट होगा। नेक्स्ट है आपका इन एन आई सी इंजन द कनेक्टिंग रॉड कनेक्ट्स विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ द पार्ट्स। देखिए कनेक्टिंग रॉड जो है वो किसको कनेक्ट कर, देखिए यहाँ पर देखो जरा, ये क्या है कनेक्टिंग रॉड है, ये क्या है क्रैंक है ना, ये क्या है क्रैंक है और ये क्रैंक शाफ्ट है। क्रैंक या क्रैंक शाफ्ट एक ही बात होती है। और ये हो गया आपका पिस्टन। तो जो कनेक्टिंग रॉड है इधर पिस्टन पे एक पिन यहाँ पे लगी थी, पिस्टन पिन कहते हैं, तो ये पिस्टन को कनेक्ट करती है और क्रैंक शाफ्ट को यानी कि क्रैंक को ही कनेक्ट करती है। कनेक्टिंग रॉड किसको कनेक्ट करती है, पिस्टन को और क्रैंक को, है ना। तो पिस्टन एंड क्रैंक शाफ्ट, क्रैंक कह लीजिए या क्रैंक शाफ्ट कह लीजिए, ऑप्शन ए जो है इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। कनेक्टिंग रॉड किसको कनेक्ट करती है, पिस्टन को और क्रैंक शाफ्ट को। चलो नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 19, द कंप्रेशन रेशियो ऑफ एसआई इंजन इज 8, व्हाट इज द एयर स्टैंडर्ड एफिशिएंसी। प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको बताया था कि एफिशिएंसी का फॉर्मूला बताया था, इस बार उस फॉर्मूले पे यहाँ पर न्यूमेरिकल है। तो यहाँ पर एफिशिएंसी जो होती है स्टैंडर्ड साइकिल की 1 - 1/r की पावर गामा -1, गामा क्या है यहाँ पर एडिबैटिक इंडेक्स। और एयर की बात हो रही है तो एयर के लिए गामा कितना होता है 1.4, ये वैल्यू आपको पता होनी चाहिए। एयर के लिए गामा की वैल्यू कितनी होती है 1.4। आर क्या है यहाँ पर कंप्रेशन रेशियो, जो वैल्यू देखिए आपको 8, तो यहाँ पर आप वैल्यू पुट कर दीजिए 1 - 1/8 की पावर गामा, गामा कितना 1.4 - 1। कैलकुलेटर आप यूज कर सकते हैं, सॉल्व कर लीजिए तो ये आ जाएगा 0.56 के अप्रॉक्स आ जाएगा, यानी कि एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी 56% के अप्रॉक्स आएगी, यानी कि ऑप्शन सी जो यहाँ पर क्या हो जाएगा करेक्ट। तो प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको जो क्वेश्चन दिया था वो एफिशिएंसी का फॉर्मूला क्वेश्चन दिया था, सिंपल फॉर्मूला दिया था कि फॉर्मूला क्या होगा इसका एफिशिएंसी कैलकुलेट करने का। इस बार उस फॉर्मूले पे क्या है कि न्यूमेरिकल है छोटा सा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 20, द एयर स्टैंडर्ड डीजल साइकिल कंसिस्ट ऑफ। लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था 2-3 साइकिल बताई थी, एक ऑटो साइकिल बताई थी, एक डीजल साइकिल बताई थी, है ना। ऑटो साइकिल पे ऐसा इंजन काम करता है, डीजल साइकिल पर डीजल इंजन काम करता है। तो देखना जरा, ये आपकी डीजल साइकिल है, तो डीजल साइकिल में क्या होगा, दो प्रोसेस तो ये होंगे आपके आइसेंट्रोपिक प्रोसेस, पीवी की पावर गामा इक्वल टू कांस्टेंट, है ना। 1 से 2, 3 से 4 कौन से हो गए आइसेंट्रोपिक प्रोसेस। और देखो 4 से 1 क्या है, वर्टिकल लाइन है, यानी कि वॉल्यूम कांस्टेंट है, तो एक हो गया कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस। और यहाँ पर देखो 2 से 3 एक प्रोसेस है जिसको हम बोलते हैं आइसोबारिक या कांस्टेंट प्रेशर। तो कितने प्रोसेस, टोटल 4 प्रोसेस हैं, 2 आइसेंट्रोपिक हो गए और एक आइसोकोरिक यानी कांस्टेंट वॉल्यूम, और एक हो गया कांस्टेंट प्रेशर। तो देखो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन सही है, डीजल साइकिल की बात हो रही है तो 1 कांस्टेंट प्रेशर होगा, 1 कांस्टेंट वॉल्यूम होगा और 2 आइसेंट्रोपिक होंगे, है ना। तो ऑप्शन डी क्या हो गया आपका राइट आंसर हो गया। ये है आपकी डीजल साइकिल, है ना, डीजल साइकिल है। तो क्या कह रहा है वो, क्या कहा उसने कि एक क्या होगा कांस्टेंट प्रेशर, 2 क्या होंगे आइसेंट्रोपिक और एक क्या होगा आपका कांस्टेंट वॉल्यूम, ठीक है जी। अगर यही क्वेश्चन वो डीजल साइकिल के ना पूछ के क्या पूछ लेता आपसे, ऑटो साइकिल के लिए क्वेश्चन अगर पूछ लेता, तो ऑटो साइकिल में क्या हो जाएगा 2 कांस्टेंट वॉल्यूम और 2 आइसेंट्रोपिक, तब उस केस में इसका आंसर ए हो जाता। देखो जरा ऑटो साइकिल मैंने यहाँ फिर से दिखाई आपको, ये क्या है कांस्टेंट वॉल्यूम, ये क्या है कांस्टेंट वॉल्यूम, तो 2 तो हो गए कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस और ये क्या हो गया 2 आइसेंट्रोपिक प्रोसेस, है ना। तो ये ऑटो साइकिल के लिए हो गया। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 21, द सीओपी ऑफ कार्नोट रेफ्रिजरेटर इज 2। रेफ्रिजरेटर की सीओपी कितनी रखी है 2 रखी, द रेशियो ऑफ हाईएस्ट टेम्परेचर टू लोवेस्ट टेम्परेचर। देखो सीओपी ऑफ रेफ्रिजरेटर क्या फॉर्मूला आपको बताया था मैंने, TL/TH - TL। ये TL क्या हायर टेम्परेचर, TH क्या, TL लोअर टेम्परेचर, TH हायर टेम्परेचर। तो इसकी वैल्यू कितनी रखी है 2 दे रखी है। तो TL, अब एक काम करो, हाईएस्ट टेम्परेचर और आपको लोवेस्ट टेम्परेचर रेशियो पूछा है, क्या पूछा आपसे हाईएस्ट टेम्परेचर और लोवेस्ट टेम्परेचर का रेशियो, TH/TL की वैल्यू बतानी है आपको इस रिलेशन से, कोई दिक्कत नहीं है। आप एक काम करो, इसको भी आप TL से डिवाइड कर दो ऊपर, है ना, TL से डिवाइड कर दीजिए, तो ये कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, 1/TH डिवाइडेड बाई TL - 1। इसको जरा सॉल्व कर लीजिए तो ये आ जाएगा आपका TH डिवाइडेड बाई TL -1 इज इक्वल टू कितना हो गया 1/2। TH/TL आपको निकालना है तो ये हो जाएगा 1/2 + 1, यानी कि कितना हो जाएगा ये 3/2। 3/2 का मतलब हो गया 1.5, यानी TH हायर टेम्परेचर और लोअर टेम्परेचर का जो रेशियो होगा, द रेशियो ऑफ हाईएस्ट टेम्परेचर टू द लोवेस्ट टेम्परेचर विल बी 1.5। सिंपली क्या करना है आपको, फॉर्मूला याद रखना है, सीओपी किसका याद रखना है फॉर्मूला, ये तो आपको याद होना चाहिए भाई, डायरेक्ट फॉर्मूला ही पूछ सकता है। सीओपी ऑफ रेफ्रिजरेटर जो होगा इन टर्म्स ऑफ टेम्परेचर क्या होगा, TL डिवाइडेड बाय TH - TL। अगर हीट के फॉर्म में लिखोगे इसको तो ये हो जाएगा QL डिवाइडेड बाय QH - QL, बस T की जगह क्यों लिख दीजिए। अगर कल के दिन को उसने हीट पंप की बात करी तो हीट पंप में कुछ नहीं है, जहाँ ऊपर L है ऊपर TH हो जाएगा वहाँ पर, यानी कि हो जाएगा TH डिवाइडेड बाय TH - TL, है ना, इक्वल टू QH डिवाइडेड बाय QH - QL। बस इतना ध्यान रखना है आपको, ये रिलेशन आपको याद रखने हैं, पक्का आपको यहाँ से क्वेश्चन एग्जाम में देखने के लिए मिलेगा, या तो वो हीट के फॉर्म में होगा या टेम्परेचर के फॉर्म में होगा या इस पर कोई न्यूमेरिकल हो सकता है छोटा मोटा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 22, द कंडीशन ऑफ रेफ्रिजरेटर आफ्टर पासिंग थ्रू द कंडेंसर इन अ वेपर कंप्रेशन सिस्टम इज, आंसर इज आपका सैचुरेटेड लिक्विड। क्या कह रहा है आपसे, जो कंडेंसर है, देखो यहाँ पे मैंने डायग्राम दिया इसका, जो कंडेंसर से रेफ्रिजरेंट निकलता है, कंडेंसर से जो रेफ्रिजरेंट निकलेगा पॉइंट 2 पर यहाँ पर एग्जिट होगा, तो यहाँ पर क्या होगा वो सैचुरेटेड लिक्विड होगा, क्योंकि कंडेंसर के अंदर क्या होगा रेफ्रिजरेंट कंडेंस हो चुका होगा, वो सैचुरेटेड लिक्विड के फॉर्म में बाहर निकलेगा, सैचुरेटेड लिक्विड के फॉर्म में क्या होगा बाहर निकलेगा कंडेंसर से। तो ऑप्शन ए जो है यहाँ पर सही आंसर होगा।
नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 23, विच प्रोसेस इज टेकिंग प्लेस इन द कंप्रेसर। यहाँ पर जो कंप्रेसर होता है इसमें कौन सा प्रोसेस होता है, आइसेंट्रोपिक प्रोसेस होता है। इसके अंदर कौन सा प्रोसेस होता है, आइसेंट्रोपिक। आइसेंट्रोपिक प्रोसेस में क्या होगा, यहाँ पर प्रेशर इंक्रीज होगा और टेम्परेचर इंक्रीज होगा इन केस ऑफ कंप्रेसर, क्योंकि जब ये वेपर को कंप्रेस करेगा तो प्रेशर भी बढ़ेगा, टेम्परेचर बढ़ेगा और टेम्परेचर कैसा होगा, आइसेंट्रोपिक प्रोसेस होगा। यानी कौन सा होगा, आइसेंट्रोपिक। बी इज द राइट ऑप्शन। आइसेंट्रोपिक का मतलब होता है जब एंट्रोपी क्या होती है, कांस्टेंट। तो कंप्रेसर के अंदर एंट्रोपी क्या रहेगी, कांस्टेंट, लेकिन टेम्परेचर और प्रेशर क्या होंगे, दोनों इंक्रीज होंगे कंप्रेसर के अंदर। चलो नेक्स्ट है 24, 1 टन ऑफ रेफ्रिजरेशन। 1 टन ऑफ रेफ्रिजरेशन का मतलब है द रेफ्रिजरेशन इफेक्ट टू फ्रीज 1 टन ऑफ वाटर एट 0 डिग्री सेल्सियस इनटू आइस एट 0 डिग्री सेल्सियस 24 आवर्स। मतलब 1 टन वाटर को आइस में कन्वर्ट करना है, 1 टन वाटर को आइस में कन्वर्ट करना है 0 डिग्री सेल्सियस पर। तो 24 आवर्स में जो हीट रिमूव होती है, जिस रेट से हीट रिमूव होती है उसी को बोलते हैं हम 1 टन ऑफ रेफ्रिजरेशन। 1 टन ऑफ रेफ्रिजरेशन है ना। डिटेल में अगर समझना चाहते हो तो 1 शॉर्ट वीडियो में ये सब कुछ अवेलेबल है। और 5 यूनिट की जो 1 शॉर्ट वीडियोस हैं प्लेलिस्ट अवेलेबल है, आप प्लेलिस्ट पे जाएंगे तो आपको ऑल 5 यूनिट की जो 1 शॉर्ट वीडियो की प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 25, द कैपेसिटी ऑफ डोमेस्टिक रेफ्रिजरेटर। जो आपके घर में डोमेस्टिक रेफ्रिजरेटर रखा है उसकी जो कैपेसिटी होती है वो कितनी होती है, 0.1 से लेकर के 0.3 TR तक होती है। 0.1 टन ऑफ रेफ्रिजरेशन से 0.3 टन ऑफ रेफ्रिजरेशन के बीच में उसकी कैपेसिटी होती है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 26, विस्कोसिटी ऑफ लिक्विड इंक्रीज डिक्रीज और कॉन्स्टेंट विद इंक्रीज इन टेम्परेचर। टेम्परेचर बढ़ाने पर, देखो ये है हमारा डायग्राम, दिस इज व्हाट विस्कोसिटी। विस्कोसिटी को हम लिखते हैं म्यू से, तो ये हो गया म्यू और ये हो गया टेम्परेचर। अगर आप देखिए फ्लूइड, मैंने आपको बताया हुआ फ्लूइड क्या होता है, फ्लूइड के अंदर लिक्विड आता है और गैस आता है। तो यहाँ पर बात हो रही है लिक्विड की। अगर लिक्विड का टेम्परेचर बढ़ाओगे तो विस्कोसिटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। लिक्विड के केस में क्या होगा, देखो इधर की तरफ क्या हो रहा है, टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है, तो विस्कोसिटी क्या हो रही है, कम हो रही है, ध्यान रखना। तो लिक्विड के केस में अगर आप टेम्परेचर को इंक्रीज करोगे तो विस्कोसिटी क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। यानी कि ऑप्शन जो ए है वो करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन ए जो है वो राइट ऑप्शन होगा। लेकिन यहीं पर अगर वो, क्योंकि फ्लूइड के अंदर क्या होता है, गैस भी होती है, अगर गैस की बात करते हैं द विस्कोसिटी ऑफ गैस, तो गैस की विस्कोसिटी क्या होगी, इंक्रीज होगी। ध्यान रखना, लिक्विड की विस्कोसिटी कम होती है टेम्परेचर बढ़ाने पर, लेकिन गैस की विस्कोसिटी बढ़ती है, इंक्रीज होती है टेम्परेचर बढ़ाने पर, क्योंकि इसके अंदर जो गैसेस होती है उसकी विस्कोसिटी रैंडमनेस की वजह से होती है ना। तो देखो इधर जो है ये गैस के लिए है, तो इधर की तरफ विस्कोसिटी क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है टेम्परेचर बढ़ने के साथ। चलिए, तो इसका फिलहाल लिक्विड की बात हुई थी तो यहाँ पर डिक्रीज हो जाएगा, अगर गैस होगा तो यहाँ पर इंक्रीज इसका आंसर हो जाता। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 27, विच वन ऑफ द यूनिट डज नॉट रिप्रेजेंट द डायनामिक विस्कोसिटी। तो स्ट्रोक यहाँ पर देखेंगे, ये पूछ रहा है कि इनमें से कौन सी यूनिट डायनामिक विस्कोसिटी की यूनिट नहीं है। तो जो स्ट्रोक है ये तो काइनेमेटिक विस्कोसिटी की यूनिट है। ये किसकी यूनिट है, काइनेमेटिक विस्कोसिटी की। बाकी जो पॉइज है, न्यूटन सेकंड पर मीटर स्क्वायर और पास्कल सेकंड जो है ये डायनामिक विस्कोसिटी की यूनिट है। तीनों याद कर लेना, इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन पक्का बनेगा। अब वो किस फॉर्म में बनेगा वो एक अलग विषय है। पास्कल सेकंड, न्यूटन सेकंड पर मीटर स्क्वायर, पॉइज, ये हैं तीनों यूनिट किसकी, डायनामिक विस्कोसिटी की। और जो स्ट्रोक है ये किसकी यूनिट है, काइनेमेटिक विस्कोसिटी की। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है, ये फिगर दिया हुआ है आपको, पूछ रहा है कि जिसमें नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड है वो कौन सा कर्व है। यहाँ पर 4 कर्व आपको दिए हुए हैं, ए बी सी और डी। इनमें से कौन सा कर्व, ए बी सी डी में से कौन सा कर्व है जो नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड को रिप्रेजेंट करता है। देखो टाउ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डी थीटा ओवर डी टी। मतलब जो लीनियर लाइन है, जो एक स्ट्रेट लाइन है, ये तो दिखा रहा है आपको न्यूटोनियन फ्लूइड। अब न्यूटोनियन फ्लूइड कौन से होते हैं, जो न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी को फॉलो करते हैं। जो न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी को फॉलो नहीं करते उनको हम बोलते हैं नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड। तो जो कर्व सी है ये नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड का कर्व है। तो यहाँ पर जो ऑप्शन सी होगा वो क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। लेट मी रिपीट अगेन, ये डायग्राम भी इंपॉर्टेंट है, कई सारे क्वेश्चन से आप यहाँ से देख सकते हैं। बताया था लास्ट वीडियो में, यहाँ पर जो होता है आइडियल फ्लूइड, ये जो कर्व ए है जहाँ पर शेयर स्ट्रेस 0 होती है, जहाँ पर फ्रिक्शन 0 होता है, जहाँ पर विस्कोसिटी 0 होती है, हम उसको एक्स एक्सिस पे दिखाते हैं यहाँ पर, ठीक है जी। तो ए यहाँ पर कौन सा होगा आपका आइडियल फ्लूइड, और ये कौन सा होगा आपका न्यूटोनियन फ्लूइड। सी वाला कौन सा होगा आपका नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड, और यहाँ पर होगा सॉलिड इलास्टिक। डी कौन सा होगा, सॉलिड इलास्टिक। ये बिल्कुल डिफॉर्म ही नहीं होगा। तो फिलहाल नॉन न्यूटोनियन की बात करी है, अगर नॉन न्यूटोनियन बोल रहा है तो आंसर सी होगा। नॉन न्यूटन के लिए सी आंसर होगा, न्यूटोनियन बोलता तो बी आंसर होता, आइडियल बोलता तो ए आंसर होता। चलिए फिलहाल इसका जो ऑप्शन सी है वो करेक्ट है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 29, इन हाइड्रोलिक लिफ्ट। हाइड्रोलिक लिफ्ट में ये पूछ रहा है कि जहाँ पर स्लाइडिंग रैम्प के ऊपर जो स्लाइड करती रहती है और जहाँ पर हम लोड को लोकेट करते हैं, लोड को कैरी करते हैं, तो उसको बोलते हैं केज। क्या बोलते हैं उसको, केज। ऑप्शन ए जो है यहाँ पर क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। हाइड्रोलिक लिफ्ट में उस कॉम्पोनेंट को हम क्या कहते हैं, उस पार्ट को हम क्या कहते हैं जो स्लाइडिंग रैम्प के ऊपर स्लाइड करती है और जहाँ पर हम लोड को कैरी करते हैं, उसको बोलते हैं केज। ये डायग्राम आपने देखा होगा पहले, है ना। ये एक लिफ्ट है हाइड्रोलिक लिफ्ट, तो यहाँ पर देखिए ये केज है। नेक्स्ट वाला जो क्वेश्चन है, अमंग द फॉलोइंग ऑप्शंस विच वन रिप्रेजेंट डिफरेंस बिटवीन हेड रेस एंड टेल रेस। तो आंसर हो जाएगा आपका ग्रॉस हेड, है ना। यूनिट नंबर 3 का क्वेश्चन है। देखो ये आपने डायग्राम देखा हुआ है, ये होता है आपका हेड रेस, है ना, ये हेड रेस है और ये क्या है आपका टेल रेस है। तो इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है वो क्या है, ग्रॉस हेड। तो ये क्या आंसर हो जाएगा आपका हेड रेस और टेल रेस का जो डिफरेंस होता है, हेड रेस और टेल रेस का जो डिफरेंस होता है वही पूछ रहा था। हेड रेस टेल रेस का जो डिफरेंस है वो क्या कहलाता है आपका, ग्रॉस हेड कहलाता है। इसके अलावा अगर आपसे क्वेश्चन पूछ लेता कि टरबाइन के इनलेट पर कितना हेड अवेलेबल होता है, नेट हेड, है ना,
तो वो उसमें हम क्या करते हैं, फ्रिक्शन लॉस हो जाते हैं, क्योंकि यहाँ से लेकर के डैम से लेकर के टरबाइन तक जो पेन स्टॉक के थ्रू जो पानी जाता है, वाटर जाता है, कुछ लॉसेस होंगे वहाँ पे। तो लॉसेस अगर माइनस कर देंगे तो क्या बच जाएगा हमारे पास, नेट हेड बच जाएगा, जिससे हमको क्या मिलेगी, पावर मिलेगी, हाइड्रोलिक पावर। नेक्स्ट वाला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 32, क्वेश्चन नंबर 32 में कह रहा है आपसे फॉर अ न्यूटोनियन फ्लूइड स्ट्रेस स्ट्रेन रिलेशन इज, आंसर हो जाएगा आपका लीनियर। क्या हो जाएगा आंसर, लीनियर, है ना। न्यूटोनियन फ्लूइड के लिए, न्यूटोनियन फ्लूइड अभी भी मैंने आपको बताया था, ये वाली जो लाइन होती है ये दिखाती है न्यूटोनियन फ्लूइड के लिए, और ये स्ट्रेस और स्ट्रेन में क्या होता है, एक लीनियर रिलेशन होता है, इसीलिए ये क्या होती है, एक स्ट्रेट लाइन होती है, और इसका जो स्लोप होता है वो क्या होता है, कांस्टेंट होता है। ठीक है जी, तो लीनियर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा न्यूटोनियन फ्लूइड के लिए। अगर यही पूछ लेता नॉन न्यूटोनियन के लिए तो क्या आंसर हो जाता आपका, नॉन लीनियर। नॉन लीनियर कोई कर बनता लाइक दिस, है ना, कोई कर बनता नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड के लिए। चलो भाई नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 33, व्हेन अ सिलेंडर हैज इनलेट एंड आउटलेट पोर्ट एट ईच एंड देन इट इज कॉल्ड डबल एक्टिंग रेसिप्रोकेटिंग पंप। देखो समझो जरा, इसको बोलेंगे हम डबल एक्टिंग रेसिप्रोकेटिंग पंप। सिंगल एक्टिंग और डबल एक्टिंग आपको मैंने बताया था। देखो ये कोई अगर पिस्टन है, पिस्टन के इस तरफ भी क्या है, वाटर भरा हुआ है, और इस तरफ भी क्या है, वाटर भरा हुआ है। यहाँ पर देखिए इधर भी पोर्ट है एक, और इधर भी पोर्ट है ना, इसी मतलब इनलेट पोर्ट भी है और एग्जिट पोर्ट भी है दोनों एंड में। ये पूछ रहा है आपसे, जो डबल एक्टिंग सिलेंडर होता है, यहाँ पर जो इसका इधर वाला एंड है, यहाँ पर इनलेट पोर्ट भी है और एग्जिट पोर्ट भी है, डिलीवरी पोर्ट भी है और इनलेट पोर्ट भी है। इस वाले एंड पर भी दोनों पोर्ट हैं, है ना। दोनों, जब दोनों एंड पर दोनों पोर्ट होते हैं, यानी कि पिस्टन के दोनों तरफ, दोनों साइड वाटर भरा होता है, तो उसको हम बोलते हैं डबल एक्टिंग रेसिप्रोकेटिंग पंप। यही तो पूछ रहे हैं आपसे। When a cylinder has inlet and outlet port at each end, दोनों एंड पर जब दोनों पोर्ट होंगे, इनलेट पोर्ट आउटलेट पोर्ट, तो उसको बोलेंगे हम डबल एक्टिंग सिलेंडर। क्या बोलेंगे, डबल एक्टिंग सिलेंडर। नीचे वाला डायग्राम आप देख सकते हैं। दूसरा सिंगल एक्टिंग सिलेंडर क्या होगा, फिर इसको भी देख लो। जब ये पिस्टन है, ये पिस्टन के जब एक तरफ वाटर होगा, पिस्टन के जब एक तरफ वाटर होता है, तो उसको हम सिंगल एक्टिंग सिलेंडर कहते हैं, सिंगल एक्टिंग सिलेंडर कहते हैं। चलो भाई नेक्स्ट है क्वेश्चन हमारा, स्टैटिक एरर ऑफ मेजरमेंट इज, यूनिट नंबर 4 का क्वेश्चन है। तो ट्रू वैल्यू और मेजर्ड वैल्यू का जो डिफरेंस होता है, ट्रू वैल्यू और मेजर्ड वैल्यू का जो डिफरेंस होता है, उसी को क्या बोलते हैं हम लोग, स्टैटिक एरर बोलते हैं। स्टैटिक एरर इज द डिफरेंस बिटवीन ट्रू वैल्यू एंड मेजर्ड वैल्यू। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 35, सिस्टमेटिक एरर आर, ये जो होती हैं रेगुलरली रिपीटेड इन नेचर होती हैं, है ना। मान लीजिए कोई बैलेंस है, उसको आपने मेजर किया, सिस्टम के अंदर ही फॉल्ट है, तो 5 kg में उसका एक्चुअल वेट है। आपने जब वेट करेंगे तो वेट जो बता रही है, उसका जो मास बता रही है वो कितना बता रही है, 6 kg बता रही है। तो जितनी बार भी आप इसको मेजर करेंगे ना, वो 6 kg बताएगी। ऐसा नहीं कि पहले 6 बता देगी उसके बाद 4 बता देगी, ऐसा नहीं होता है। वो रैंडम एरर में होता है। रैंडम एरर में क्या होता है, वैल्यू कभी भी एक्चुअल वैल्यू से ज़्यादा हो सकती है, कम हो सकती है। लेकिन जो सिस्टमेटिक एरर होती है वो क्या रहती है, एक ही साइड रहती है। अगर 6 kg है तो 6 kg रहेगी, 5 की जगह अगर 4 kg है तो वो 4 kg ही आती रहेगी वैल्यू, वो रिपीट होती रहेगी, रिपीटेटिव इन नेचर होती है सिस्टमेटिक एरर। चलो भाई, है ना। तो इसका ऑप्शन बी जो है, ऑप्शन बी यहाँ पर राइट ऑप्शन होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 36, इन एन ओपन लूप कंट्रोल सिस्टम। ओपन लूप कंट्रोल सिस्टम में क्या होता है, जो आउटपुट होता है वो इंडिपेंडेंट होता है ना, या ऐसे कह सकते हैं जो इसका कंट्रोलिंग मैकेनिज्म होता है, कंट्रोलिंग मैकेनिज्म जो होता है ओपन लूप कंट्रोल सिस्टम का, वो इंडिपेंडेंट होता है, वो इंडिपेंडेंट ऑफ आउटपुट होता है। चलिए, अच्छा जो क्लोज लूप कंट्रोल सिस्टम होता है, उसका जो कंट्रोलिंग मैकेनिज्म है वो डिपेंड करता है आउटपुट पर। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 37, अ कार इज मूविंग एट ए कॉन्स्टेंट स्पीड ऑफ 50 km/h, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फीडबैक एलिमेंट। भाई कार हमारी चल रही है, बाइक हमारी चल रही है, तो उसमें फीडबैक कहाँ से मिल रहा है हमको, जो स्पीडोमीटर होता है जो स्पीड को बताता है। तो यहाँ पर जो फीडबैक एलिमेंट होगा वो क्या होगा, स्पीडोमीटर होगा। कार हो, बाइक हो, कोई भी व्हीकल हो, वहाँ पर जो फीडबैक किससे मिलेगा आपको, स्पीडोमीटर से मिलेगा कि कितनी स्पीड पे चल रही है आपकी कार। तो यहाँ पर जो ऑप्शन सी है वो राइट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 37 का। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 38, अ गेज प्रेशर इज मेजर्ड। जो गेज प्रेशर होता है वो लोकल एटमॉस्फेरिक प्रेशर से ऊपर मेजर किया जाता है ना। एटमॉस्फेरिक प्रेशर से जब प्रेशर ज़्यादा होता है तो उसको क्या बोलते हैं हम लोग, गेज प्रेशर कहते हैं। ये डायग्राम आपने देखा होगा पहले, है ना। ये जीरो लाइन होगी प्रेशर की, और एटमॉस्फेरिक की वजह से जो प्रेशर होता है वो क्या होता है आपका, एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है। तो ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर वाली लाइन होगी, है ना। एटमॉस्फेरिक प्रेशर ये हो गया। अब एटमॉस्फेरिक प्रेशर से जब ऊपर प्रेशर मेजर करते हो, एटमॉस्फेरिक प्रेशर से जब ज़्यादा प्रेशर मेजर करते हो तो ये कहलाता है आपका गेज प्रेशर। अब एटमॉस्फेरिक प्रेशर से अगर कम प्रेशर है ना, एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बिलो अगर आप प्रेशर मेजर करोगे तो वो कहलाएगा नेगेटिव गेज, जिसको हम वैक्यूम प्रेशर के नाम से भी जानते हैं। तो फिलहाल आपसे क्या क्वेश्चन पूछा गया था, गेज प्रेशर का। तो गेज प्रेशर में क्या होता है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर से जब अबव होता है प्रेशर, ऊपर होता है। चलिए
नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 39, ट्रांसड्यूसर्स आर यूज टू, ट्रांसड्यूसर्स किस लिए यूज करते हैं? कन्वर्ट एनर्जी फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर, एनर्जी की एक फॉर्म को दूसरी फॉर्म में ये कन्वर्ट कर देते हैं ट्रांसड्यूसर्स, है ना। तो ट्रांसड्यूसर्स आर यूज टू कन्वर्ट एनर्जी फ्रॉम वन फॉर्म टू दी अनदर फॉर्म। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 40, व्हाट कैन बी सेड एक्यूरेटली अबाउट दिस डायग्राम, ये डायग्राम आपको दिया हुआ है। तो इस डायग्राम में अगर आप ध्यान से देखें तो ये है एक पिस्टन की रॉड, है ना, ये क्या है? एक लीनियर सिंगल रॉड है, एक रॉड है और यहाँ पर ये लगा हुआ है पिस्टन। अब पिस्टन के इधर भी फ्लूइड भरा हुआ है और इधर भी फ्लूइड भरा हुआ है। तो जब पिस्टन के दोनों तरफ फ्लूइड होता है, व्हेन फ्लूइड इज एट बोथ द साइड्स ऑफ द पिस्टन, तो उसको हम बोलते हैं डबल एक्टिंग। तो पहली बात तो ये क्या हो गया? डबल एक्टिंग हो गया, क्योंकि पिस्टन के दोनों तरफ फ्लूइड भरा हुआ है और यहाँ पर सिंगल रॉड है और लीनियर मूव करेगी। ये पिस्टन की जो रॉड या तो ऐसे जाएगी, पिस्टन ऐसे मूव करेगा या फिर ऐसे मूव करेगा, तो लीनियर होगा, है ना। तो लीनियर है, सिंगल रॉड है, लीनियर मूवमेंट है और सिंगल रॉड है और डबल एक्टिंग है। तो ऑप्शन बी जो है वो क्या हो जाएगा? इसका फाइनल आंसर हो जाएगा, लीनियर सिंगल रॉड डबल एक्टिंग, लीनियर सिंगल रॉड डबल एक्टिंग, क्योंकि लीनियरली ये मूव करेगी और ये सिंगल रॉड है। अब पिस्टन के दोनों तरफ क्या है? फ्लूइड है, तो डबल एक्टिंग है। ऑप्शन बी फाइनली यहाँ पर आपका आंसर होगा। नेक्स्ट है, व्हाट आर दी एडवांटेजेस ऑफ कंट्रोलर एनकोडर, व्हाट आर दी एडवांटेजेस ऑफ एनकोडर, है ना। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑल ऑफ दी अबव। पहले मैंने आपको बताया था मोस्ट ऑफ द टाइम, मोर देन 90% चांस होते हैं, अगर क्वेश्चन के ऑप्शन कोई मिल जाता है आपको ऑल ऑफ दी अबव, डी ऑप्शन अगर ऑल ऑफ दी अबव है तो वही उसका आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 42, अ ड्राफ्ट ट्यूब इज यूज्ड, ये जो ड्राफ्ट ट्यूब होती है ये रिएक्शन टरबाइन में यूज होती है। अब मैं बहुत डिटेल में बताऊंगा तो वीडियो लंबी हो जाएगी, है ना। वन शॉट वीडियो आप देख सकते हैं अगर आप डिटेल में समझना चाहते हैं कि ड्राफ्ट ट्यूब क्या होती है, कैसे यूज़ करते हैं। फिलहाल याद रखें आप इसको, रिएक्शन टरबाइन में ड्राफ्ट ट्यूब का यूज़ होता है। चलिए नेक्स्ट है क्वेश्चन 43, स्पेसिफिक स्पीड ऑफ टरबाइन इज इंडिकेटेड, टरबाइन की जो स्पेसिफिक स्पीड होती है वो होती है n√p डिवाइडेड बाय h की पावर 5/4। n क्या है यहाँ पर? नॉर्मल स्पीड, p क्या है यहाँ पर? पावर, h क्या है यहाँ पर? नेट हेड। ये स्लाइड मैंने आपको बताई होगी, है ना, स्पेसिफिक स्पीड की। ये देखिए, ये स्पेसिफिक स्पीड है। स्पेसिफिक स्पीड के हिसाब से आप टरबाइन को क्लासीफाई कर सकते हैं। अगर स्पेसिफिक स्पीड 50 से कम है, 50 RPM से कम है, तो वो लो स्पेसिफिक स्पीड टरबाइन कहलाते हैं। पेल्टन टरबाइन इसका एग्जाम्पल है। इस स्लाइड से आपका क्वेश्चन बनेगा 100%, ठीक है। स्पेसिफिक स्पीड 50 RPM से ज़्यादा, 250 RPM से कम है, तो वो कहलाते हैं आपके मीडियम स्पेसिफिक स्पीड टरबाइन। अगर स्पेसिफिक स्पीड ज़्यादा है 250 RPM से, तो वो कहलाते हैं आपके हाई स्पेसिफिक स्पीड टरबाइन। और कैप्लान टरबाइन इसका एग्जाम्पल है। फ्रांसिस टरबाइन मीडियम स्पीड का है और पेल्टन टरबाइन लो स्पीड का है, लो स्पेसिफिक स्पीड का एग्जाम्पल है। चलिए, तो फॉर्मूला भी याद रखेंगे और ये एग्जाम्पल भी याद रखेंगे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 44, विच टाइप ऑफ टरबाइन शुड बी यूज्ड इफ द हेड ऑन द टरबाइन इज मोर देन 300 मीटर। भाई क्लासिफिकेशन कई तरह से कर सकते हैं, जैसे ये स्पेसिफिक स्पीड के हिसाब से क्लासिफिकेशन है, जो हेड होता है अवेलेबल टरबाइन के इनलेट पर उसके हिसाब से भी हम क्लासीफाई कर सकते हैं। तो 300 मीटर से ज़्यादा जब हेड होता है तो उसको हम बोलते हैं पेल्टन टरबाइन, है ना। ये स्लाइड आप देखिए जरा, है ना। हेड के हिसाब से हम क्लासीफाई करेंगे। जैसे अगर हेड जो है 150 मीटर से ज़्यादा है और 2000 मीटर से कम है तो वो हाई हेड टरबाइन कहलाता है और पेल्टन इसका एग्जाम्पल है। पेल्टन इसका एग्जाम्पल है। देखो क्या बोला था इसने, 300 मीटर से अगर ज़्यादा है तो क्या है? पेल्टन टरबाइन है। तो यहाँ पर क्या है? 300 से ज़्यादा है, मतलब वो क्या है? आपका हाई हेड टरबाइन है। दूसरा जो मीडियम हेड टरबाइन होते हैं, जब हेड जो है 30 से ज़्यादा और 150 से कम होता है तो फ्रांसिस टरबाइन का एग्जाम्पल है। फिर होता है आपका लो हेड टरबाइन, अगर हेड जो 30 मीटर से भी कम है, कैप्लान और प्रोपेलर टरबाइन इसका एग्जाम्पल है। तो कोशिश करें आप इनको एग्जाम्पल्स को याद रखें, ये टरबाइन के नाम से क्वेश्चन आ सकता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन 45, प्रैक्टिकल फ्लूइड्स आर, प्रैक्टिकल फ्लूइड्स क्या होंगे? विस्कोसिटी भी उसके अंदर कुछ ना कुछ होगी, सरफेस टेंशन भी कुछ ना कुछ होगा और वो कंप्रेसिबल भी होंगे। तो ऑल ऑफ दी अबव इसका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। प्रैक्टिकल फ्लूइड्स विस्कस भी होंगे, सरफेस टेंशन में कुछ ना कुछ होगी और उसकी वो कंप्रेसिबल भी होंगे, कुछ ना कुछ डेंसिटी उसकी चेंज होगी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 46, फुल फॉर्म ऑफ ईवीज, है ना, सभी जानते हैं इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, है ना, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स। इसको तो गलत नहीं कर दोगे आप लोग। इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, इससे ज़्यादा आसान हो सकता है कोई क्वेश्चन, और ये क्वेश्चन आ भी सकता है, ऐसी बात नहीं है, आ सकता है। नेक्स्ट है आपका काइनेमेटिक विस्कोसिटी इज इक्वल टू, अरे भाई आप मुझे बताओ जरा काइनेमेटिक विस्कोसिटी क्या होता है? इसको न्यू से हम लिखते हैं दैट इज इक्वल टू म्यू अपॉन रो। जो डायनामिक विस्कोसिटी होती है उसको अगर आप डेंसिटी से डिवाइड कर देते हैं तो क्या मिल जाता है आपको? काइनेमेटिक विस्कोसिटी। तो काइनेमेटिक विस्कोसिटी इज नथिंग बट डायनामिक विस्कोसिटी अपॉन डेंसिटी, ठीक है। ऑप्शन ए जो है इसका वो राइट आंसर होगा।
डायनामिक विस्कोसिटी और डेंसिटी का जो रेशियो होता है वो कहलाता है आपका काइनेमेटिक विस्कोसिटी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 48, विच डिवाइस मेंटेन्स अ बॉडी एट ए टेम्परेचर हायर देन द टेम्परेचर ऑफ सराउंडिंग। सराउंडिंग टेम्परेचर से ज़्यादा टेम्परेचर जब हम मेंटेन करते हैं तो उसके लिए यूज़ करते हैं हीट पंप। क्या यूज़ करते हैं? हीट पंप। अगर यहाँ पर लिख देता हूँ मैं लोअर, है ना, सराउंडिंग से कम टेम्परेचर मेंटेन करेंगे तो उसका क्या आंसर हो जाएगा आपका? रेफ्रिजरेटर। ठीक है जी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 49, सेकंड लास्ट क्वेश्चन है। इसमें एक माइल्ड स्टील के लिए डायग्राम दिया हुआ है, माइल्ड स्टील के लिए स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम दिया हुआ है ना। दिस इज स्ट्रेस एंड दिस इज स्ट्रेन। तो यहाँ पर कुछ पॉइंट्स लिखे हुए हैं, यहाँ पर जैसे P आएगा, यहाँ पर Q है, R है, ISTUV, है ना। तो ये आपको मैच करने हैं। इधर 2 कॉलम दिए हुए हैं, कुछ पॉइंट्स हैं PQR जो कि ग्राफ पे दिखाए हुए हैं, और उस पॉइंट्स को हम क्या बोलते हैं? डिस्क्रिप्शन ऑफ पॉइंट दिया हुआ है। तो सबसे पहले क्या आता है? P आता है। P मतलब प्रोपोर्शनल लिमिट, तो P में क्या आ जाएगा? 3। उसके बाद Q क्या है यहाँ पर? उसके बाद आता है इलास्टिक लिमिट, तो Q में आ जाएगा 4। उसके बाद S क्या है यहाँ पर? अपर यील्ड पॉइंट। नो, नॉट अपर यील्ड पॉइंट, R आएगा ना पहले। R इज द अपर यील्ड पॉइंट, तो R अपर यील्ड पॉइंट कहाँ पर है? R में आ जाएगा 1। S क्या है यहाँ पर? लोअर यील्ड पॉइंट, तो लोअर यील्ड पॉइंट यहाँ पर S में आ जाएगा 5। T क्या है यहाँ पर? अल्टीमेट स्ट्रेस पॉइंट, तो T में क्या? अल्टीमेट स्ट्रेस पॉइंट 2 आ जाएगा यहाँ पे। और U क्या है यहाँ पर? ब्रेकिंग पॉइंट यानी कि फ्रैक्चर पॉइंट यानी कि फेलियर, तो U में आ जाएगा 6। तो मैच कर लेंगे यहाँ पर, तो ये वाला जो ऑप्शन C है ये मैच कर जाएगा आपका, है ना। P में 3 आएगा, P में 3, Q में 4, R में 1, S में 5, T में 2 एंड U में 6। ऑप्शन C इज करेक्ट। ये अपने आप में बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, इस क्वेश्चन के अंदर बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, ठीक है। पूरा स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम के बारे में ये एक्सप्लेनेशन है, तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये। लास्ट है क्वेश्चन नंबर 50, द कॉन्टिन्यूटी इक्वेशन फॉर अ कंप्रेसिबल फ्लूइड। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका C, है ना। ρ1 A1 V1 इज इक्वल टू ρ2 A2 V2। ये जो इक्वेशन है ये कंप्रेसिबल फ्लूइड के लिए है जिसकी डेंसिटी चेंज हो सकती है। अगर क्वेश्चन पूछ लेगा आपसे इनकम्प्रेसिबल के लिए, तो इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड्स वो होते हैं जिनकी डेंसिटी चेंज नहीं होती है, यानी कि उस केस में ρ1 ρ2 से कैंसिल आउट हो जाएगा। तो A1 V1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? A2 V2। ये क्या हो गया आपका? दिस इज कंटिन्यूटी इक्वेशन फॉर इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड। तो हमने कोशिश की है कम से कम समय में 50 क्वेश्चंस को डिस्कस करने की, और नॉट ओनली 50 क्वेश्चंस, क्योंकि जब हम MCQ डिस्कस करते हैं तो उसके जैसे सवाल भी हमारे आसपास के अगर सेम कॉन्सेप्ट पे कोई क्वेश्चंस बन सकते हैं तो वो भी हम डिस्कस करते हैं। तो इस तरह से हमारे 2 मॉक टेस्ट कंप्लीट हो गए हैं, मॉक टेस्ट 1 एंड मॉक टेस्ट 2। टोटल 100 क्वेश्चंस हम लोगों ने कवर कर लिए हैं। तो मुझे लगता है कि आपके लिए ये वीडियोज़ काफ़ी हेल्पफुल रहेंगी आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम देखें तो वीडियोज़ को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ आप शेयर कर सकते हैं। विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो मच।